हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास की वर्कशीट नंबर 32 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले आप एक और वर्कशीट कर चुके हो इसकी, जिसमें आपने जाना था कि यूरोप में किन किन कारणों की वजह से राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था और ये विचारधारा कैसे उत्पन्न हुई थी। आज हम जानेंगे कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे और किन किन क्रांतियों की वजह से इसमें विचारधारा का बदलाव आया था। चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास कैसे आरंभ हुआ था। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्रांतियाँ हुई थी, जिनकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी फ्रांसीसी क्रांति से, जिसके बारे में आपने 9th क्लास में आप काफ़ी पढ़ चुके हो और इसके बारे में आपने पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो सबसे पहले हम फ्रांसीसी क्रांति से ही स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है नागरिक संहिता 804, ये भी आपने पढ़ा था 9th क्लास में ही। इसके बाद वियना की संधि, उदारवादियों की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण हुआ था। इन्हीं सब की देन थी कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का एकदम से उदय हुआ। जब हर एक राज्य देश में होने लगा था तो यूरोप तो फिर एक कॉन्टिनेंट था, तो उसमें तो होना लाजमी था। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही ऐसे फैसले लेने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आपने पता है फ्रांसीसी क्रांति लुई 16 जो था उसकी वजह से हुई थी। उसने अपनी जनता के ऊपर ध्यान नहीं दिया था और जो बाकी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग थे उनको उसने काफ़ी परेशान किया था। बाद में नेपोलियन ने 1804 में और 1805 में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार को आरंभ किया था, जिसे 1804 की नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने 9th क्लास की पहले चैप्टर में पढ़ा था। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीबी से जुड़े हुए थे। उदारवाद का आपने पिछली बार मतलब पढ़ा था। उदारवाद उसे कहते हैं जब हम जो भी हमारे आसपास परिवर्तन होते हैं तो हम उनको अपनाने से हिचकिचाते नहीं हैं या हम उनको मना नहीं करते, हम उनको आसानी से अपना लेते हैं। तो इसमें क्या था, फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था, सबसे पहले जब क्रांति हो गई थी तो उसके बाद संविधान आधारित शासन चला था। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे विचार उत्पन्न हुए थे, ये तो आप सबको पता है। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, आपको पता है जैसे भारत में भी पहले दूसरा झंडा था, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद हमारा दूसरा झंडा बना था, वैसे ही हर एक देश करता है। नेशनल असेंबली का गठन किया गया था ताकि जो आगे की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं मापतोल की एक समान व्यवस्था की गई थी, क्योंकि पहले मापतोल की एक समान व्यवस्था नहीं थी। जो अमीर वर्ग के लोग थे उन्होंने अपने लिए अलग और गरीब के लिए ज़्यादा महंगी चीज़ों को बनवा रखा था, जिससे उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। फ्रेंच को राष्ट्र की साझभाषा बनाया गया, जबकि पहले फ्रेंच राजभाषा नहीं थी, दूसरी भाषा थी। इसके बाद हम देखते हैं 1804 की नागरिक संहिता, जो कि नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, आपने ऊपर पढ़ा। जन पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। इससे पहले क्या होता था कि जैसे लुई 16वां आया था, उसमें क्या था कि वो वंश आधारित जिसका जन्म होगा वही राजा बनेगा, ऐसा था, लेकिन इसने अब ख़त्म कर दिया था। कानूनों के सामने समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि अब कोई भी किसी की संपत्ति को हड़प नहीं सकता था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल कर दिया गया। जितने भी राजनीतिक काम थे उनको जितने भी विभाजन थे वो विभाजन बड़े जटिल हुआ करते थे पहले के टाइम में। जो उनके कानून थे वो बहुत जटिल थे, लेकिन अब उनको ईजी कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। सामंती व्यवस्था वो होती है जब बड़े भूस्वामीपति जो होते हैं वो छोटे स्वामीपतियों को
अपने नीचे अंडर रखते हैं और उनसे ज़्यादा ब्याज दर या कम मजदूरी में ज़्यादा मजदूरी करवाते हैं, उस व्यवस्था को समाप्त किया गया था। किसानों के भूदास्त और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति हो गई थी। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, किसानों को वो लोग लोन देते थे और उसके बदले उनसे ज़्यादा मात्रा में शुल्क लेते थे, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी के संघों के नियंत्रणों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या था कि कारीगरों की अलग अलग यूनियन बनी हुई थी, जो हर एक चीज़ में अपने आंदोलन स्टार्ट कर देती थी, तो उसको भी समाप्त किया गया ताकि ये हर एक जगह ना हो सके। तो यहाँ तक आपने समझा कि फ्रांसीसी क्रांति में किस तरीके से बदलाव आए, जिसकी वजह से नेपोलियन ने 1804 की नागरिक संहिता में को और स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब हम देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद जो था वो राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचा था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो सहमति पर आधारित सरकार बनी थी, यानी राजतंत्र का समाप्त हो गया था। ये तो होना ही था क्योंकि वहाँ का जो राजतंत्र था वो बहुत ख़राब था और उसकी वजह से ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। संविधान आधारित शासन बना, जो हमारे भारत में भी है। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार बनने लगी थी, जो संसद के ऊपर या प्रतिनिधि के ऊपर होती है। विशेषाधिकार, जो बड़े बड़े लोगों को या अमीर लोगों को जो अधिकार दे रखे थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। कानूनों के समक्ष सबको समान बोला गया और ये बोला गया कोई भी अमीर हो या गरीब, सबको समान तरीके का अपराध होगा तो उसको उसी तरीके से सज़ा मिलेगी। मताधिकारों का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं। जो हमारे मताधिकार होते हैं उनका समर्थन तो किया, लेकिन इसमें फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कुछ लोगों के लिए अलग से आरक्षित की गई थी और कुछ के लिए नहीं की गई थी। मुक्त बाजार हो गए थे, यानी कर जो था वो बहुत कम हो गया था और लेन देन में जो उनको दिक्कतें होती थी वो ख़त्म हो गई थी। वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध से मुक्ति। अब यहाँ पे भी वो जो टैक्स वस्तुओं पे टैक्स और सर्विसेज जो टैक्स लगते थे उनको भी हम इसमें ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें आपने पढ़ा कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने लग गया था। उसके पीछे तो रीज़न यही थे कि फ्रांसीसी क्रांति एक तो मेन रीज़न था, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद में आप आगे पढ़ोगे कि जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण भी हुआ था। बट क्योंकि अभी हमारी इस वर्कशीट में सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में था, तो ये हमने जान लिए। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं बताइए। तो ये इसकी विशेषताएं थी कि जन्म के आधार पर सभी विशेष अधिकारों को समाप्ति कर दी गई थी, कानून के समक्ष समानता थी, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, एक मुद्रा और एक राष्ट्र, यानी कि एक जो राष्ट्र होगा उसमें सिर्फ एक ही मुद्रा का प्रचलन होगा और कोई मुद्रा नहीं चलेगी। एक जैसे नापतोल के पैमाने अपनाए गए थे और गील पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूती मिली। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें क्या हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के विचार दिए, जिससे देश में लोगों में एकता का भाव विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति में एक भाषा और एक झंडे का उपयोग किया, जिससे कि राष्ट्रवाद के विचार को बल मिला। और तीसरा था कि पूरे देश में कानून लागू किया गया, जिससे कि लोगों में राष्ट्रवाद का विकास होने लग गया था। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या थी। तो ये भी अभी बताया था आपको कि उदारवादी जो थे वो लोकतंत्र के समर्थक थे, राजतंत्र की समाप्ति करना चाहते थे, कानूनों को की समानता के पक्ष में थे और मुक्त बाजार के समर्थन में थे। ये हर एक परिवर्तन को अपनाना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि जो पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं हैं उनको हम आगे तक लेके जाएं। चौथा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचार से आप सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और क्यों। तो ये तो आप अभी तब से पढ़ ही रहे हो कि मैं फ्रांसीसी क्रांति के कानूनों में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के विचार से प्रभावित हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र तथा एक समान विकास की नींव रखते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। थैंक यू।